नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम कुछ हिंदी साहित्य नेट जारक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन्हीं पर परिचर्चा को शुरू करेंगे। और ये जो परिचर्चा हमारी रहेगी, मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है, उसमें हम 40 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एक मॉडल पेपर में 40 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पेपर में हम लोग मॉडल पेपर में 40 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वर का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर आरक्षिक नहीं होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या दीर्घ। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ऑप्शन है 2, 3, 4 सही है। दूसरा है 2, 3, 5 सही है। तीसरा है केवल 1, 2, 3 सही है। या चौथा ऑप्शन है केवल 1, 3 या 5 सही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि स्वर जो हैं इनका स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये बात गलत हो गई है। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलती है, ये बात भी सही है। कहा गया कि सभी स्वर आरक्षिक नहीं होते हैं, सभी स्वर जो हैं आरक्षिक होते हैं, तो ये बात गलत है। उसके बाद है मात्रा के आधार पर स्वर जो हैं दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या दीर्घ, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2, 3 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं, कौन से हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समीपिकाएं क्रियाएं कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा? क्रिया जो है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये बात जो है वो गलत है। जो क्रिया वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वो समीपिकाएं क्रियाएं कहलाती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ये बात भी सही है। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना आवश्यक है। अगर कर्म होगा किसी में तो सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक नहीं होगी। उसके बाद है कि क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं इन्होंने। क्या ये बात सही है? नहीं। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित हैं, बिल्कुल सही बात है। भारतेंदु की जो रचना है दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, ये खड़ी बोली में हैं। उसके बाद है कि जगमोहन सिंह ने कानपुर के रंगमंच और
वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। नहीं, ये बात गलत है। उसके बाद है कि गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ये बात सही है। गीत गोविंदानंद है, गीत गोविंदानंद है, गीत गोविंद नहीं, गीत गोविंदानंद है। उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरन में बांग्ला के प्यार में छंद का प्रयोग किया। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2, 4 और 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि ऋण जल, धन जल, फणीसर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्ट ताज का संकलन है। जी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कलम का मजदूर, अमृत राय द्वारा लिखित कहानी जो है प्रेमचंद्र की जीवनी है। नहीं। अगला है कि ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनः निर्माण किया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है दूसरी परंपरा की खोज, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है। दूसरी परंपरा की खोज, तो ये जो है गलत है। ये विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा नहीं, ये नवंबर सिंह द्वारा रचित है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित आलोचनात्मक पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा बाड़ेकर की सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। तो ये जो है प्रभा खेतान की कस्तूरी कुंडल जो है ये मैत्री पुष्पा द्वारा रचित है। ये प्रभा खेतान द्वारा नहीं, कस्तूरी कुंडल किसके द्वारा रचित है? मैत्री पुष्पा द्वारा रचित है। उसके बाद है कि अपने अपने पिंजरे सेयो राज सिंह बेचन द्वारा रचित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे नहीं, ये बात गलत है। ये जो है अपने अपने पिंजरे सैया राज सिंह बेचन द्वारा रचित नहीं है। उसके बाद है अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। कौन से हैं? क्लिष्टस्तु दोष, वेद नखता ग्रहा जोरी अरद करी को बरजय हम खात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अकर्माक्त दोष, मुख मयंक को देखकर विकासा, मानस कंज, दुष्कृत दोष, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग ला जायो। उसके बाद है ग्रम्याम तत्व दोष, कसती कटिथी कनिष्ठ माँ, असि देती मजली घनिष्ठ माँ, अप्रीतत्व दोष,
ये तल बासी दुख देत हैं ये तेरे अनुभव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्लिष्ट दोष सही है। उसके बाद है दुष्कृत दोष, जो मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग जलायो, ये बात भी सही है। उसके बाद है अप्रीतम दोष, दोष ही तलबासी दुख देत हैं ये तेरे अनुभव, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। कौन से हैं? कौन से जो हैं सही कथन है? रीति शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग जो है आचार्य बामन ने किया है। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया है? आचार्य बामन ने किया है। दांडी जो है इन्होंने रीत के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया। भोज ने रीतियों को संख्या 5 मानी। रीतियों की जो संख्या थी 105 मानी। उसके बाद हृदय के रागात्मक भावों को अभिव्यंजना करने वाली रीति मानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य बामन ने किया। बिल्कुल सही बात है। दांडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद है भोज ने रीतियों की संख्या 105 बताई। नहीं, ये बात गलत है। उसके बाद है हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति, ये बात भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1, 2 और 3। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कल्पना के संबंध में कालरिज के कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से इनके जो कथन हैं वो सत्य हैं। कल्पना को कालरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना जिसका गुण है सृजन। बिल्कुल सही बात है। कालरिज ने कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि मुख्य कल्पना की अभिव्यक्ति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है कि मुख्य कल्पना जो है इच्छा चालित वॉलंटरी होती है। नहीं, ये गलत है। उसके बाद है कि मुख्य कल्पना अधिक सचेत और सक्रिय या सायस होती है। ये बात भी जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 कालरिज के ये विचार हैं। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार हैं। क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो इसको उसके बाद अगला पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। नहीं, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। उसके बाद है अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों को प्रवेश के द्वार खोले। ये बात जो है सही है। उसके बाद है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपरा से मोह करना सिखाया। नहीं, ये गलत है। उसके अगला पॉइंट है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। कौन से कथन है और क्या सही है? कि डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है। जी, ये बिल्कुल बात सही है। उसके बाद है दलित विमर्श कर गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। नहीं, ये बात जो है वो गलत है। उसके बाद है ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो ये बात भी सही है। उसके बाद है दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था को हिमायत करते थे। ये बात जो है गलत है। अगला पॉइंट है कि दलित आत्मकथा एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। ये बात जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा के जंगल। क्या है? सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं? जगमगाते, जगे जागे, नींद में डूबे हुए से, चिलचिलाते जले, घिनौने घने, कंप से कनकना काने। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो सतपुड़ा के जंगल में जंगल से संबंधित विशेषण कौन से हैं जो प्रयुक्त किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जगमगाते, जगे जागे, बिल्कुल सही है। उसके बाद है खिनौने घने, उसके बाद है कंप से कनकने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जगमगाते नहीं है, नींद में डूबे हुए से। क्या है? नींद में डूबे हुए से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2, 4 और 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? प्रिय प्रवास जो रचना है उसमें कौन कौन से छंद प्रयोग किए गए हैं? इंद्रवृज्जा, दुत्तविल्म, शार्दुल विक्रीडित, कनक मंजरी, मंदक्रांता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा द्रुत विलंबित और शार्दुल विक्रीडित, उसके बाद मंदक्रांता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5। इतने छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रिय प्रवास जो है वो किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत पदों में गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं। कौन कौन से वचनों से संबोधित करती हैं? जोग सिखावन पांडे, उसके बाद है ज्ञान को महल, मधुकर मधु मत भारे, घोष बड़ो व्यापारी, निर्गुण नदिया मधारी। तो किन किन शब्दों से उद्धव को संबोधित करती हैं? तो जोग सिखावन पांडे, क्या कहती हैं? जोग मुझे न सिखाओ। उसके बाद क्या कहती हैं? मधुकर मधुमत वारे। उसके बाद है कि घोष बड़ो व्यापारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मैला आंचल की स्त्री पात्र हैं। कौन कौन है? सुहागी, फुलिया, मनोरमा, आभा रानी, मंगला देवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा फुलिया, आभा रानी और मंगला देवी। ये जो हैं मैला आंचल की स्त्री पात्र हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के पात्र हैं, कौन है? अब्दुल्ला बेग, गिरधर, गिरधारी लाल, हरनाम सिंह, हयात बख्श, देवदत्त। तो तमस उपन्यास के पात्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? तमस उपन्यास के जो पात्र हैं वो हैं हरनाम सिंह, हयात बख्श, उसके बाद देवदत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। तमस जो है ये किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का। किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मानस का हंस। क्या है? मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। किन किन पुस्तकों से सहयोग लिया? तुलसी काव्य मीमांसा से, तुलसी आधुनिक बतायन से, लोकवादी तुलसीदास, काशी का इतिहास या अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तुलसी काव्य मीमांसा से सहयोग लिया, उसके बाद काशी के इतिहास से और अकबर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर का है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1972 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं, कौन कौन है? लाल मोहर, पलटदास, महेश्वर, धुन्नीराम, बेगू पटवारी। तो तीसरी कसम के पात्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? लाल मोहर हैं, पलटदास हैं, उसके बाद धुन्नीराम हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गैग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में आज्ञे को, निम्न मध्य वर्गीय जीवन को, विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। इस कहानी में आज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रस्ता चित्रित किया है। इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटने जाने की सूचना जीवन को त्रसादी को अभिव्यक्त करती है। तो इसमें जो है गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में कौन से विचार सही हैं? तो इसका जो है, इस कहानी में आज्ञे को निम्न मध्य वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित किया गया है, 2 सही है। उसके बाद इस कहानी में आज्ञे ने दाम्पत्य जीवन को सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है, 3रा पॉइंट सही है। उसके बाद है हमारा 5वां पॉइंट कि गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन को त्रसादी को अभिव्यक्ति करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 2, 3 और 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। गैंग्रीन जो कहानी है वो किसकी कहानी है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे द्वारा रचित है। इस कहानी को दूसरे नाम से जानते हैं, रोज कहानी का एक अन्य नाम है जो है गैंग्रीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन कौन से हैं? इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। अगला पॉइंट है कि कोई भूमि
ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, आज तक जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे को भी बीत जाएगा। चौथा पॉइंट है कि यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, ये प्रतियां मेरे उज्जैनी से आने वाले व्यवसायों को प्राप्त हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2। दूसरा पॉइंट जो है कि कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, ये बात जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला पॉइंट है तीसरा कि आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है पांचवा कि ये प्राप्तियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायों से प्राप्त की हैं। ये जो हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक से मल्लिका के ये कथन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? मोहन राकेश का, सभी को पता है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो है कि इस नाटक में पहला पॉइंट है कि इस नाटक में भारत दुर्दैव और उनकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। नहीं, ये बात जो है गलत है। अगला पॉइंट है कि भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यवस्थित हृदय की अभिव्यक्ति है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है कि नाटक के प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है निश्चय भारत को अवनाश। नहीं, ये बात जो है वो गलत है। पांचवा पॉइंट है कि इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1, 3 और 5। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें सही होगा? कि पहला पॉइंट है हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट कि पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ को जीवनी 1924 में लिखी थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट कि पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। ये बात जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि चौथा पॉइंट पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे। क्या है कि हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे। नहीं, ये जो बात है गलत है। उसके बाद है कि पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छतावादी कविताएं भी लिखी। नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब इस तरह के क्वेश्चन क्यों करा रही हैं आप। तो ये जो है कि एग्जामिनर का किसी का कोई पता नहीं है आज कि किस तरह का क्वेश्चन बना के हम लोगों से पूछ ले। और नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, एनटीए जो एग्ज़ाम कराती है हाई लेवल का एग्ज़ाम कराती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से भी ना छूटे। आप एग्ज़ाम के समय बैठे तो ये ना सोचे कि मैंने ये पढ़ा नहीं।
अगला क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि शिव शंभू शर्मा एक काल्पनिक चरित्र है, ये बात जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि श्रीमान के स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं, नहीं, ये बात जो है वो गलत है। उसके बाद है कि इन निबंधों में व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है कि बनाम लॉर्ड कर्जन नाम चिट्ठे का प्रकाशन 1901 में हुआ था, नहीं, ये बात जो है वो गलत है। अगला पॉइंट है कि शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरादशा मानता है, ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1, 3 और 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है निबंधकार जो हैं प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रताप नारायण के विचार क्या हैं? पहला पॉइंट है कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। कि उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है, नहीं, ये बात जो है गलत है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है, ये बात जो है सही है। उसके बाद है उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का अनुवाद किया है, नहीं, ये बात जो है गलत है। अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है कि उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बेस बारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जी, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा जो है इसके संबंध में विचार कीजिए। क्या इसके विचार जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है कि द्विजेंद्र लाल राय शरत चंद्र के कटु आलोचक थे, ये बात जो है बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है, विचार है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लेड़ के प्रति लोलूप दृष्टि से देखते थे, ये बात जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद है बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरत चंद्र रंगून में थे, बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट है कि देवदास लिखते समय शरत चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि शरत चंद्र ने दिया सलाई कारखाना खोलने के लिए प्रथमनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए, नहीं, ये बात जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा? 2, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास किसमें है? तो तत्पुरुष समास जो है वो किसमें है? सिप प्लस आलय में। द्वंद्व समास किसमें है? लव कुश में द्वंद्व समास है। अव्ययीभाव यथा मति में अव्ययीभाव समास है। बहुब्रीहि में चक्रपाण समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 3, 1, 2 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय, ये संप्रदाय के नाम हैं। इनके प्रवर्तक जो हैं रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, इनको सुमेलित करना है।
तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। क्या है? रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1, 3, 4 और फिर 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। क्या है? मंटो रचना है और रचनाकार है। मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? मंटो मेरा दुश्मन। ये जो रचना है उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। ए और बे किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। प्रेमचंद्र घर में किसकी रचना है? प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3, 4 फिर 2 फिर 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ग्रंथ का नाम और उनका समय है। काव्य प्रकाश ग्रंथ जो है किस वर्ष में या किस शताब्दी में प्रकाशित हुआ? चंद्रलोक, कुबलयानंद, साहित्य दर्पण। तो काव्य प्रकाश जो है वो 11वीं शताब्दी का है। उसके बाद चंद्रलोक है वो 13वीं शताब्दी का है। कुबलयानंद जो है 17वीं शताब्दी का है। साहित्य दर्पण जो है 14वीं शताब्दी का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? काव्य प्रकाश जो है किसका ग्रंथ है? मम्मट का है। चंद्रलोक है किसका है? ग्रंथ जयदेव का है। कुबलयानंद किसका है? अप्पय दीक्षित की रचना है। साहित्य दर्पण जो किसका है? विश्वनाथ का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पुस्तक हैं और उनके आलोचक हैं। गोस्वामी तुलसीदास किसकी आलोचक? इसके आलोचक कौन हैं? तो इसके आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। तुलसी काव्य मीमांसा के आलोचक कौन हैं? भानु उदय सिंह। तुलसी आधुनिक बतायन कौन इसके आलोचक हैं? रमेश कुंतल मेघ। लोकवादी तुलसी विश्वनाथ त्रिपाठी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है शिखर एक जीवनी के कुछ भाग हैं। इनके प्रथम खंड किसमें है? द्वितीय किसमें है? तृतीय किसमें है? चतुर्थ कौन सा है? तो ये सब हमको बताना है। तो प्रथम खंड जो है वो किसमें है? उषा और ईश्वर में। किसमें है? उषा और ईश्वर में। द्वितीय खंड जो है बीज और अंकुर। तृतीय जो है प्रकृति और पुरुष। चतुर्थ जो है वो है पुरुष और परिस्थितियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र हैं और कहानी दी गई है। कौन सा पात्र किस कहानी से सुमेलित है? किरण किससे है? कानों के कंगना। किससे है? कानों के कंगना। लक्ष्मा किससे है? कोसी का घटबार। अनीता किसकी पात्र है? राही की। सामनाथ किसके पात्र हैं? चीफ की दावत।
किरण जो है कानों में कंगना, राही जो है किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा की। कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद किसकी है? राजा राधिका रमण प्रसाद की है। चीफ की दावत, भीष्म साहनी की, भीष्म साहनी की। कोसी का घटवार किसकी है? शेखर जोशी की रचना है, यानी कहानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ नाटक हैं और उनके पात्र हैं। तो जो पात्र हैं वो किस नाटक से सुमेलित हैं ये हमको बताना है। चंद्रगुप्त से कौन सुमेलित है? कौन सा पात्र सुमेलित है? तो चंद्रगुप्त से सुमेलित है लीला। लीला जो है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं। उसके बाद अंजू दीदी से कौन संबंधित है? मुन्नी। बकरी से कौन संबंधित है? राम। स्कंदगुप्त से कौन संबंधित है? जयमाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए का 4, तो ए का 4 और बी का 1, तो किस में है? सी में। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर का। अंजू दीदी उपेंद्रनाथ अश्क का। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निबंध संग्रह और संपादक। चिंतामणि प्रथम भाग किसने संपादित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चिंतामणि का द्वितीय भाग किसने प्रकाशित किया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चिंतामणि का तृतीय भाग डॉक्टर नामवर सिंह के ने। और चतुर्थ भाग जो है कुसुम चतुर्वेदी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए का 3rd, ए का 3rd और बी का 1 किस में मिल रहा है? ए में भी मिल रहा है और बी में भी मिल रहा है। उसके बाद सी का 2, तो सी का 2 किस में मिल रहा है? सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, ए नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले के बाद में क्रम में लगाइए। तो इनको पहले के बाद में क्रम में लगाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? राधा कृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद, महादेव गोविंद राणे के सुझाव, काका कलेकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले जो आएंगे वो कौन आएंगे? महागोविंद राणे को सुझाव। तो बी सबसे पहले 3 में आ रहा है। उसके बाद क्या आएगा? महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार, बी के बाद डी। तो डी इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो किस में है? बी में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य जो है 1961 की ईस्वी की रचना है। उसके बाद है भाषा और समाज। तो भाषा और समाज 1961 की। उसके बाद है नई कविता और अस्तित्ववाद, जो है नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी
नव जागरण 1977 ईस्वी के। उसके बाद आएगा नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में। उसके बाद है प्राचीन भारत भाषा परिवार, तो इसका जो क्या होगा 1900, ये 3 भागों में है, 1979 है, 1980 है, फिर 1981 है, तो 1979। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले के बाद में क्रम में रखिए। पहले किस संस्था की स्थापना हुई? किसकी हुई पहले? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण प्रार्थना समाज। तो सबसे पहले जो है वो किसकी रचना हुई, स्थापना हुई? तो सबसे पहले ब्रह्म समाज आया। ब्रह्म समाज 1828 में, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। उसके बाद प्रार्थना समाज 1867 में, इसके संस्थापक आत्माराम पांडु। उसके बाद आए आर्य समाज 1875 में, इसके संस्थापक कौन रहे? स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद आए थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 और 82 में। 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में तथा 82 में भारत में, तो 1882। उसके बाद रामकृष्ण मिशन 1897 में, इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद द्वारा बेंगलुरु में कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? DEABC। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कामायनी के सर्गों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहला कौन सा सर्ग आएगा? कर्म, काम, ईड़ा, लज्जा और श्रद्धा। तो सबसे पहले जो है वो क्या आएगा? श्रद्धा। फिर आएगा काम, पहले श्रद्धा रखो फिर काम करो, फिर उसके बाद लज्जा, फिर लज्जा होगी काम करते समय, फिर उसके बाद क्या होगा? जब काम करोगे फिर लज्जा होगी, फिर तुम्हें कर्म का फल मिलेगा, फिर ईड़ा होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहले आएगा श्रद्धा, काम, लज्जा, कर्म, ईड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। सबसे बाद में आएगा आनंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है आज के सत्र का कि निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले के क्रम में लगाइए। ईदगाह, आकाशदीप, कानों में कंगना, परिंदे, राजा निर्वसिया। तो सबसे पहले किसकी रचना हुई? सबसे पहले जो है वो आएगा कानों में कंगना। कानों में कंगना 1913 में। इसके रचनाकार कौन है? राधिका रमण प्रसाद। फिर आएगा आकाशदीप 1929 ईस्वी में, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद। फिर क्या आएगा? ईदगाह। ईदगाह जो है ये कब का है? 1933 में, इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। फिर आएगा परिंदे। परिंदे जो है 1956 और 1957 दोनों माना जाता है। 1956 निर्मल वर्मा का है। फिर है राजा निर्वसिया। राजा निर्वसिया का जो समय है वो क्या है? 1957। किसकी रचना है? राजा निर्वसिया कमलेश्वर की रचना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले आएगा सी। तो सी एक ही विकल्प में है हमारे बी में।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। तो ये रहा आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। और आपके लिए मॉडल पेपर 2024 में जो एग्ज़ाम जून में होने वाला है, उसके लिए हम मॉडल पेपर बना के उसमें 40 क्वेश्चन रख के आप लोगों को करवा रहे हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आज के शस्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।